दोस्तों किसी ने रिक्वेस्ट की थी हमारे सब्सक्राइबर ने यूट्यूब चैनल में कि हमें दरिद्र योग के बारे में बताइए। हथेली पर बनने वाला दरिद्र योग किस तरीके से बनता है, लाइंस, पर्वत आदि के माध्यम से। और हम जानना चाहते हैं क्या हमारी हथेली में दरिद्र योग है या नहीं है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि दरिद्र योग किस तरीके से हथेली पर बनता है और इसका क्या प्रमाण और परिणाम होता है। क्योंकि ज्योतिष में बनने वाले योग, चाहे वो कुंडली के अंतर्गत हो, चाहे वो पामिस्ट्री में हो, सभी योग हमारे जीवन में बहुत कारगर होते हैं और उसी तरीके से हमारे जीवन को बनाते हैं और वही राह और मंजिल हमें मिलती है उसी के अकॉर्डिंग। इसलिए ग्रह हमारे जीवन को पूरी तरह से कवर करते हैं, मेंटेन करते हैं, सिक्योर करते हैं और हमें कई बार यही ग्रह लाभ और हानि दोनों ही पहुंचाते हैं। तो जानते हैं दरिद्र योग का क्या है परिणाम और क्या है अस्तित्व और क्या आपके हाथ में दरिद्र योग बन रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज कि हमारी हस्तरेखाओं पर पामिस्ट्री, हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार दरिद्र योग किस तरीके से हथेली पर बनता है। दरिद्र योग यूं तो देखा जाए तो एक नहीं बल्कि अनन्य प्रकार से, कई प्रकार से दरिद्र योग बन सकता है हाथों पर। हमने यहाँ 2 सैंपल लिए हैं हाथ के और दोनों के तरीके से हम बताएंगे किस प्रकार से दरिद्र योग बनता है। और आइए जानते हैं दरिद्र योग और दूसरा धनवान योग, ये दोनों ही योग अलग-अलग है, लेकिन या तो किसी व्यक्ति के हाथ में दरिद्र योग बनेगा या फिर किसी व्यक्ति के हाथ में धनवान योग बनेगा। तो दोनों में से जो हम दरिद्र योग की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से हाथ पर बनता है, ये हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए हमारे हाथ पर 2 प्रकार से है। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर दरिद्र योग किस किस तरीके से हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात है, हम जानते हैं कि हथेली में पर्वत कौन-कौन से, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से पर्वत होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरु पर्वत के बारे में। ये हमारी जो उँगली होती है, अंगूठे के साथ वाली, इसे हम, ये हमारी तर्जनी उँगली है। ठीक है ना? ये हमारी तर्जनी उँगली है और तर्जनी उँगली के ठीक नीचे यहाँ पर हम इसे गुरु पर्वत कहते हैं, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा हमारा गुरु पर्वत कहलाया जाता है। इसको हम गोल शेप दे देते हैं। ठीक है? उस ये गुरु पर्वत है। दूसरा पर्वत होता है हमारा शनि पर्वत और शनि पर्वत भी इसी प्रकार से बना हुआ होता है, ये वाला एरिया। मिडिल फिंगर के नीचे, मिडिल फिंगर के नीचे ये वाला एरिया जो है, ये है हमारा शनि पर्वत। इसे शनि पर्वत कहेंगे। उसी प्रकार से जो हमारी रिंग फिंगर है, अनामिका उँगली ये वाली, इसके नीचे ठीक यहाँ पर जो है ये एरिया बनता है आपका सूर्य पर्वत। इसको भी हम गोलाई में ले लेते हैं, ये हमारा सूर्य पर्वत हुआ। उसी प्रकार से हमारा जो ये वाली उँगली, जो सबसे छोटी वाली उँगली होती है, इसको कहते हैं हम कनिष्ठिका उँगली और इस कनिष्ठिका उँगली के नीचे ये वाला जो भाग है, ये हमारा बुध पर्वत का होता है। तो इस प्रकार से ये अलग-अलग भाग हो गए, जो कि बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत। इसके अलावा हमारा जो एरिया होता है चंद्र पर्वत का है, ये वाला एरिया जो है हमारा चंद्र पर्वत का कहा जाता है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा चंद्र पर्वत होता है। ध्यान दीजिएगा, हथेली का ये वाला भाग, जो ऊंचा भाग है, इसे हम चंद्र पर्वत कहेंगे। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पर शुक्र पर्वत भी होता है। शुक्र पर्वत कैसे बनता है? जो हमारी जीवन रेखा होती है, उस जीवन रेखा के अंदर जो भी एरिया है ये वाला सारा शुक्र पर्वत कहा जाता है और ये शुक्र का ही क्षेत्र है। अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो ये हमारा शुक्र पर्वत का एरिया हो गया। गोलाई में हम इसे ले लेते हैं, तो हमारे शुक्र पर्वत का एरिया हो गया। उसी प्रकार से ठीक यहाँ पर ये वाला एरिया जो रह जाता है, ये हमारा राहु क्षेत्र कहा जाता है। ये जो गहरा एरिया हमारा यहाँ पर होता है, जो बनता है, उसे हम कहते हैं राहु क्षेत्र। ये राहु क्षेत्र होता है। हथेली के ठीक बीचों बीच जो गहरा स्थान होता है,
ये हमारा राहु का क्षेत्र हो गया। और उसी प्रकार से जो मणिबंध के ठीक ऊपर, जैसे ये मणिबंध का एरिया हमारा होता है, 3 रेखाएं होती हैं, तो ये मणिबंध का एरिया है। मणिबंध का जो एरिया है इसे हम कहते हैं केतु पर्वत। मुख्यतः हथेली पर 7 पर्वत ही होते हैं, लेकिन राहु और केतु को अगर हम काउंट करें तो हमारे 8 पर्वत टोटल हो गए। अब हम यहाँ जान लेते हैं पुनः कि ये हमारा शुक्र पर्वत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शुक्र पर्वत हो गया, ये हमारा केतु पर्वत हो गया, और इसी के साथ में ये हमारा राहु पर्वत हो गया, जिसे हम राहु कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा एक पर्वत यहाँ पर छूट गया है, और वो है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत का एरिया यूं तो दोनों जो हमारी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का बीच का जो भाग है, इसे हम जो है कहते हैं मंगल का एरिया। तो ये मंगल का क्षेत्र है। इसी प्रकार से ये मंगल का क्षेत्र हुआ, इसे हम मंगल का क्षेत्र कहेंगे। और ये गुरु का हुआ, गुरु पर्वत। उसी प्रकार से ये हमारा शनि का हुआ, ये हमारा बुध का पर्वत हो गया, बुध का पर्वत हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा चंद्र पर्वत हो गया, चंद्र पर्वत हो गया। और ये हमारा सूर्य पर्वत हो गया, सूर्य पर्वत। और ये हमारा शनि पर्वत हो गया, शनि पर्वत हो गया। तो ये हमारा शनि पर्वत हो गया। और उसी प्रकार से ये सारे जो है यहाँ पर ये राहु पर्वत हो गया, राहु का क्षेत्र कहेंगे, ये पर्वत तो नहीं है। और उसी प्रकार से ये केतु का पर्वत हो गया। इसी प्रकार से आपको पता है कि सारे जो क्षेत्र हैं वो हथेली के बटे हुए हैं। और पर्वत का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, हथेली पर पर्वत का मतलब है वो क्षेत्र ग्रहों का है। पर्वत का मतलब उन ग्रहों के क्षेत्र हैं। पर्वतों को सीधे तरीके से यदि देखा जाए तो वो मंगल है, जैसे कि शुक्र पर्वत है, इसे हमने कहा तो शुक्र पर्वत यानी कि शुक्र ग्रह का स्थान है। उसी प्रकार से ये केतु ग्रह का स्थान है, ये चंद्र ग्रह का स्थान है, ये बुध ग्रह का स्थान है, ये मिडिल फिंगर के नीचे सूर्य ग्रह का स्थान है, और रिंग फिंगर के नीचे और मिडिल फिंगर के नीचे शनि का स्थान है। शनि को हम पुनः सही से लिख देते हैं, वरना आप कहेंगे कि गुरुजी को शनि लिखना भी नहीं आता। शनि पर्वत। उसी प्रकार से ये गुरु का एरिया है, तो गुरु ग्रह है। और यहाँ पर मंगल का एरिया है, तो ये मंगल ग्रह है। इस प्रकार से हथेली के सभी भाग सूर्यादि नवग्रहों से बटे हुए हैं। अब हम दूसरी तरफ जान लेते हैं कि ये वाला हाथ जो है, इस हाथ में जो अनन्य प्रकार की रेखाएं होती हैं, उनके माध्यम से भी हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है दरिद्र योग। दरिद्र योग को समझने में हमें इस हथेली के माध्यम से काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो आप वीडियो पर प्रॉपर बने रहें और एक एक चीज को बारीकी से देखते रहें। देखिए दोस्तों, हमारी हथेली में विशेषकर कुछ ऐसे पर्वत हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में धन संपत्ति को देने वाले विशेषकर माने जाते हैं। जैसे कुंडली की ही बात अगर हम कर दें तो कुंडली के अंतर्गत भी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें जो है धन संपत्ति, वैभव, नेम फेम आदि सभी चीजें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ दरिद्र की बात आई, दरिद्र योग की बात आई, तो दरिद्र योग के कई मतलब होते हैं। मैं आपको यूं बता दूं, दरिद्र योग किसी एक चीज को लेकर नहीं कहा जा सकता कि दरिद्र योग पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसे हम दरिद्र कहेंगे। बल्कि दरिद्र योग और दरिद्र शब्द के कई मतलब निकलते हैं। और उसी प्रकार से ये दरिद्र योग ग्रहों की अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की दरिद्रता इंसान को देता है। कई तरह की दरिद्रताएं होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें दरिद्र योग अगर धन के रूप में अगर हम देखना चाहें तो धन के रूप में यदि दरिद्र हम कहें, गरीबी को कहें कि दरिद्र योग बनता है, गरीबी का योग बनता है, तो वो दरिद्र योग हमारे
कुछ ऐसे ग्रह हैं जो हथेली पर या कुंडली के माध्यम से वो कमजोर दिखाई देते हैं, बेनिफिट देने वाले नहीं दिखाई देते, मतलब शुभ फल परिणाम ऐसे व्यक्तियों को नहीं दे रहे होते हैं। तो वही प्रकार आप जब देखेंगे, आपकी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अगर आपकी कुंडली सही तरीके से और सही समय के अनुसार यदि बनी हुई है, तो ये ध्यान रखिए कि आपके हथेली के जो ग्रह दिख रहे हैं पर्वतों के माध्यम से, उसी जो उनकी सिचुएशन है, स्थिति है, कमजोर हैं, पावरफुल है, रेट्रोग्रेड हैं, तीव्र हैं, सामान्य हैं, जो भी स्थिति होगी वही सेम स्थिति आपकी कुंडली के अंतर्गत भी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली के अंतर्गत भी वही स्थिति उनको दिखाई देगी। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर कुंडली ये 12, जैसे यहाँ पर 9 ग्रह है, उसी प्रकार से कुंडली के अंतर्गत भी आपने देखा होगा कि कुंडली में भी जो है हमारे 12 घर होते हैं और 12 घर इन्हीं सारे ग्रहों को दर्शाते हैं। आपको जैसे पता है या नहीं पता है, पामिस्ट के साथ साथ में एक मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो कुंडली 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 में उसी प्रकार से ग्रह होते हैं जिस प्रकार से हमारे यहां पर है। हम इस कुंडली को मेष लग्न की बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, हमने ये कुंडली बना दी। इसी प्रकार से सारे फल, जैसे 12 खानों में 12 अलग अलग विषयों के लिए ग्रह देखे जाते हैं और अलग अलग स्थिति के अनुसार जीवन में 12 तरह के जो फल होते हैं वो सारे हमारे ग्रह देते हैं। बैठने के अकॉर्डिंग, ग्रहों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सब फल मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है हथेली के माध्यम से ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है और सेम जिस प्रकार से हथेली पर ग्रह होंगे वैसे ही हमारी कुंडली में बैठे होंगे। जिस प्रकार से हमारी कुंडली में सिचुएशन ग्रहों की होगी, वही स्थिति हमारी हस्तरेखा के माध्यम से, पर्वतों के माध्यम से हमारे हाथ पर दिखाई देगी। तो इन चीजों को अलग अलग बिल्कुल मत समझिएगा। तो हम बात कर रहे हैं दरिद्र योग की। तो दरिद्र योग किस प्रकार से बनता है, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के अंतर्गत और हमारे हथेली पर जो हमें धन के रूप में बहुत समृद्ध बना सकते हैं, बहुत पैसे वाले बना सकते हैं या सामान्य भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में गरीबी नहीं देंगे। ऐसे कुछ ग्रह होते हैं जो कि पुष्ट हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि हमारे हथेली पर बैठ जाएं, कुंडली के अंतर्गत बैठ जाएं, तो हमें गरीबी और दरिद्रता योग हमारे जीवन में दे देते हैं और ये दरिद्र योग कई मामले में बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। तो दरिद्र योग को ज्यादा बनाने वाले कौन से ग्रह होते हैं और धन देने वाले कौन से ग्रह होते हैं, जान लेते हैं। देखिए, कुंडली या हाथ के माध्यम से हमारा सूर्य यदि मजबूत हो, शक्तिशाली हो, तो हमें अपने जीवन में नेम, फेम और उच्च पद और बहुत सम्मान, प्रतिष्ठा और धन का अभाव नहीं होता। धन, प्रतिष्ठा इत्यादि के साथ में हमें मिलता है। उसी प्रकार से हमारा जो बुध है, ये ज्यादा विशेषकर हमारी कुंडली और ग्रहों में पैसे के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध पर्वत या कुंडली में बुध पर्वत यदि अच्छा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है धन से संपन्न होता है, क्योंकि कहा गया है कि सम्या विभूति वरवाहन छत्रयानम क्षेम प्रताप बलवीर सुखानि तस्या मिष्ठान्नपान सैनाशन भोजनानि चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। ये चंद्रमा और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो धन, भूमि, मकान, पैसा इत्यादि सभी समृद्धियों को देने वाले होते हैं। तो इसीलिए बुध और चंद्रमा, और बुध का भी यही हाल है। आप ये समझ लीजिए कि ग्रहों में फाइनेंस मिनिस्टर यही है, बुध। और बुध यदि है तो आपकी जिंदगी शुद्ध है पैसे के मामले में। क्यों? क्योंकि अगर आप बुध के बारे में जानना चाहें, बुध की शक्ति को देखना चाहें पैसे के मामले में, तो बुध क्या कहता है, बुध क्या उद्वग जो बुध है वो कुंडली के अंतर्गत भी बहुत ही स्ट्रांग होने पर बहुत संपदा प्रदान करता है।
दिव्यांगना षट्पदस्या लीला विलास वरभोग समन्वितस्या नाना प्रकार विभाग मुकोश वृद्धि क्षिप्रम पुनर्बुध दशा मवितार्थ सिद्धिम। एक तरह से ऐसे व्यक्ति के हाथ में सिद्धि होती है धन कमाने की। आपने सुना होगा कि कई लोगों का हाथ ऐसा होता है, किस्मत ऐसी होती है कि वो मिट्टी में भी हाथ रख दे तो उसे भी सोना बना देते हैं। बहुत कम परिश्रम से बहुत धन कमाते हैं। तो ये सिद्धि जिनकी कुंडली में हथेली पर बुध पर्वत बहुत अच्छा हो, शक्तिशाली हो, हल्का उठा हुआ हो। बुध पर्वत हमेशा ऐसा होता है, हल्का उठा हुआ, हल्की लालिमा लिए हुए ये पर्वत हो, दबा हुआ ना हो। और तो ये बुध ऐसे लोगों का बहुत शुद्ध होता है, शक्तिशाली होता है। तो यदि हथेली पर और कुंडली में बुध का बुध ग्रह और बुध पर्वत यदि दोनों जगह बहुत अच्छे तरीके से है इसी प्रकार से, तो व्यक्ति के जीवन में धन से रिलेटेड कभी भी कमी नहीं रहती। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में खूब ऐश करते हैं, मजे लेते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं और जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, खूब मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं जीवन में। उसी प्रकार से ये चंद्रमा भी है, धन कांचन भूमि लाभम। ऐसे व्यक्ति को धन, पैसा, सोना इत्यादि सभी चीजों का लाभ उसे अपने जीवन में मिलता रहता है। ठीक इसी तरीके से धन को और सुख समृद्धि संपदा को देने वाला तीसरा ग्रह माना जाता है शुक्र। शुक्र लग्जरियस लाइफ, सुखी वैवाहिक जीवन और जीवन में आने वाले सभी भौतिक सुखों को देने वाला, जो भी आपके सुख सुविधा भोग विलास आदि जो भी आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है, दिमाग की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है आदि, मौज मस्ती, खाना पीना, मौज मस्ती इत्यादि जो कुछ भी लग्जरियस लाइफ को देने वाला, गाड़ी इत्यादि, इन सभी बंगला इत्यादि को देने वाला शुक्र माना जाता है। लग्जरी लाइफ को देने वाला शुक्र माना जाता है। वैवाहिक जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन को देने वाला भी शुक्र माना जाता है। और इसी के साथ साथ धन संपदा को भी देता है, क्योंकि यहां पर साफ ज्योतिष कहती है, हस्तरेखा ज्योतिष कहती है कि बहुत ही जबरदस्त फल देता है शुक्र, क्योंकि शुक्रो सृजति निश्चल राज लक्ष्मी। शुक्र पर्वत यदि किसी व्यक्ति का अच्छा हो, शुक्र पर्वत यदि अच्छा उठा हुआ हो, लालिमा युक्त हो और यहाँ पर किसी तरह की कट फट द्वीप इत्यादि कोई भी निशान ना हो, साफ सुथरा हल्का लालिमा लिए और हल्का उठा हुआ हो, तो ऐसा पर्वत बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसा ही शुक्र यदि कुंडली के अंतर्गत अच्छी स्थिति में बैठा हो कुंडली में, तो शुक्र ऐसे व्यक्तियों को संपदा और वो सारे भौतिक सुख संसाधन देता है, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे अच्छी स्त्री हो, अच्छा पुरुष हो, देश दुनिया हो, कुछ भी जो आपके शुक्रो सृजित निश्चल राज लक्ष्मी। निश्चल राज लक्ष्मी का मतलब ऐसी अचल संपत्ति प्रदान करता है कि व्यक्ति के जीवन पर्यंत वो अचल संपत्ति समाप्त नहीं होती और वो आनंद लुप्त उठाता है पूरी जिंदगी का। मतलब एक बहुत ही खुशनुमा और बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य भाग्यशाली सुखी जीवन को जीने वाला होता है। इसीलिए शुक्र यदि हथेली पर अच्छा है, कुंडली में अच्छा है, तो समझो आपके जीवन बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से कटने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें और किसी ग्रह की, तो वो क्या देते हैं, जैसे कि यहां पर मंगल जो है, मंगल का धन से थोड़ा कम है, दे मंगल भी सकता है, लेकिन मंगल शक्ति का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। मंगल आपके परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकता है। मंगल यदि आपकी हथेली पर अच्छे प्रकार से बैठा हुआ है, अच्छे तरीके से शुभ फल प्रदान कर रहा है और कुंडली के अंतर्गत भी है, तो ये आपके वर्चस्व, पराक्रम, शक्ति और शत्रु परास्त जैसी मामलों में बहुत ही शुभ माना जाता है। आपका पराक्रम इतना शक्तिशाली होगा कि आपके सामने किसी भी मामले में, आपके कार्यक्षेत्र में, किसी कार्यक्षेत्र में कोई आपके सामने आसानी से टिक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो मंगल जो है और भी मामलों में बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन कुंडली के अंतर्गत
सारे ग्रहों में से चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो अथाह संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। अब माना तो यूं भी जाता है, लेकिन पौराणिक ज्योतिष के अंतर्गत राहु और केतु का जो है अस्तित्व ज्योतिष के अंदर नहीं बताया गया है। लेकिन जब राहु और केतु नवग्रहों में शामिल हुए, शीश कटने के बाद, अमृत पीने के बाद, तो राहु और केतु भी 7 ग्रहों में शामिल होने से टोटल 9 ग्रह बने। तो इसी कारणवश राहु को भी माना जाता है कि राहु जब किसी राशिगत बहुत अच्छा शुभ हो, जैसे कि कुंडली में राहु यदि वृष राशि का हो तो बहुत ही शुभ और स्वराशिगत होने से अथाह धन संपत्ति प्रदान करता है। राहु के और भी सिचुएशन होते हैं, एकादश भाव, दसम और 9th हाउस, इनमें जो है बहुत अच्छा परिणाम राहु देता है। उसी प्रकार से हमारा जो राहु पर्वत है, ये वाला राहु पर्वत होता है ठीक बीचों बीच हमारे हथेली का जो गहरा भाग होता है। ये अगर यहाँ पर किसी प्रकार की भी बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं और किसी भी प्रकार से कट फट के निशान ज़्यादा नहीं है, साफ सुथरा हल्की गहरी हथेली है, बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए, गहरी होना हथेली का बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इस तरीके से है राहु क्षेत्र, तो समझो आपका राहु बहुत बेटर है और आपको अपने जीवन में धन संपदा से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणाम देगा। और ये काफ़ी आंतरिक शक्ति का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी भी बहुत अच्छी होती है, धन संपदा भी बहुत अच्छा होता है और ऐसे व्यक्तियों का जो धन का जो स्टोर होता है, धन उससे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल और कमाने में बहुत सक्षम होता है। और भी कई प्रकार होते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी अगर मैं एक-एक डिटेल्स देने लगा। तो उसी प्रकार से केतु भी राहु के रूप में ही परिणाम देता है। अगर राहु हथेली पर, राहु पर्वत क्षेत्र में राहु यदि अच्छा है तो केतु भी अच्छे परिणाम देता है। तो उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति है, तो देवगुरु बृहस्पति यदि किसी की हथेली पर अच्छा है, आपने देखा होगा कई लोगों के इस जो अनामिका उंगली है, इसके नीचे ये क्षेत्र जो है, ये अगर हल्का ऊंचा उठा हुआ हो, अच्छे तरीके से बना हुआ हो, सुंदर हो, कोई कटफट का निशान ना हो, क्रॉस का ना हो, द्वीप ना हो, कोई भी ऐसा कोई निशान ना हो, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। बल्कि यहाँ पर तर्जनी उंगली के गुरु पर्वत पर यदि किसी प्रकार का यदि यहाँ पर इस तरह का निशान हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार का भी हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर इस तरीके से किसी के हो हथेली पर गुरु पर्वत शुभ और अच्छा हो, हल्का लालिमा लिए हुए, हल्का उठा हुआ हो, बिना किसी निशान के हो, तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब गुरु अच्छा हो जाता है, गुरु अच्छा होगा तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति सम्मानित होते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा सम्मान, गौरव पाते रहते हैं और बड़े विद्वान, अपने क्षेत्र में बहुत ही माने जाने और प्रसिद्ध होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो उनको जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और उच्च पद बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। तो और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन विशेष विशेष चीजें मैं बता रहा हूं। शनि पर्वत की बात करें तो शनि भी यहाँ पर जैसे चंद्र, बुध और शुक्र, सूर्य और शनि भी अपने जीवन में धन संपदा को लेकर के अथाह परिणाम देता है। शनि पर्वत यदि अच्छा हो, शक्तिशाली हो, उसी प्रकार से हल्का उठा हुआ हो और भाग्य रेखा यहाँ तक पहुँच चुकी हो, किसी की भाग्य रेखा नीचे से चलते हुए और शनि पर्वत तक यहाँ पहुँच चुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन संपदा, अथाह धन संपदा कमाते हैं। पैसे बहुत अच्छे एम्पायर के मालिक हो सकते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ और रजिस्टर्ड ऐसे लोगों की होती है। बड़े-बड़े यानी कि कारोबार, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ ऐसे लोगों की हो सकती है। धन के रूप में बहुत ही सशक्त होते हैं, धन के रूप में बहुत ही विशाल होते हैं और बहुत अच्छे तेजस्वी और ग्रोथ इनके पास होती है। लेकिन शनि यदि कुंडली के अंतर्गत भी वैसा हो तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। लेकिन शनि यदि यहाँ दबा हुआ, शनि पर्वत बिल्कुल गहरा है, दबा हुआ है, कोई अच्छे परिणाम नहीं है, तो इसका सीधा सा फल होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिश्रम बहुत ज़्यादा होता है, कर्म फलीभूत नहीं होते, बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते, कम ही परिणाम मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कुंडली और आपके
जो पर्वत है हथेली पर उनके माध्यम से, कि सबसे पहला पॉइंट यही था जो मैंने आपको समझाया। अगर हमारी हथेली पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पूरा समझा है जो मैंने आपको बताया, तो अभी आप समझ जाएंगे कि कैसे दरिद्र योग यहाँ पर बनता है। आप समझ गए कि जो मैंने आपको बताया, इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और समझिए। अब किसी की हथेली पर यदि चंद्र पर्वत ध्यान दीजिएगा, चंद्र पर्वत यही यदि इस तरीके से नहीं है जो मैंने कहा, चंद्र पर्वत यदि सामान्य नहीं है और यहाँ पर गड़बड़ है, चंद्र पर्वत खराब है, बहुत सारी लाइंस है, खराब है, तो इसका मतलब, और कुंडली के अंतर्गत भी वैसे ही है, तो समझिए कि आपका चंद्रमा जो है अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात है, चंद्रमा से होने वाले जो धन संपदा है उससे रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, बुध की बात करता हूं, बुध भी धन संपदा का कारक है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो बुध, यदि आपका बुध भी अगर अच्छी तरीके से पर्वत अच्छा ऊंचा बढ़िया से नहीं उठा हुआ है, तो ये जो है आपको बुध भी अपने अच्छे शुभ परिणाम फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। उसी प्रकार से सूर्य भी यदि यदि यही यही स्थिति है, तो सूर्य की भी यदि यही स्थिति है कि पर्वत सही तरीके से नहीं बना, सूर्य रेखा पर्वत के नीचे नहीं है, ये सूर्य रेखा बिल्कुल, सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारी चीज़ों से आपको लाभ नहीं बल्कि उल्टा हानि हो सकती है। ठीक है, हानि हो सकती है। और सूर्य के कमजोर वीक होने से आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा और सरकारी लाभों से रिलेटेड, माता पिता के संबंध, प्रेम से रिलेटेड और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बहुत सारे परिणाम जो है खराब हो जाते हैं, अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से यह गुरु भी धन का कारक माना जाता है। भाई, पद प्रतिष्ठा सम्मान के साथ साथ धन भी सामान्य रूप से देता है। निप्रसादम धन धान्य कलत्र मित्रादिशु रत्न लाभम निरोगताम शत्रु जयंत गुरुर्दशा वांछित फलमाप्नोति। गुरुर्दशा आपके वांछित, गुरु दशा या गुरु का परिणाम यदि आपके हथेली पर अच्छा हो, गुरु पर्वत अच्छा हो, तो आपको मन इच्छित परिणाम आपको मिलते हैं अपने जीवन में। जो आपकी इच्छाएं करती है, आप उस तरीके से गुरु होने लगते हो। और इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, इंशित फलमाप्नोति, और जीवन में आपका सम्मान जो मैंने कहा धन के साथ साथ आपको देता है। तो अगर आपका गुरु पर्वत भी सही तरीके से नहीं है, तो ये इसका मतलब गुरु से रिलेटेड होने वाले फल भी आपको नहीं मिलेंगे। उच्च पद प्रतिष्ठा सम्मान और धन, ये सब नहीं मिलेगा। तो फिर क्या है, मंगल भी उसी स्थिति में। तो विशेषकर शुक्र से होने वाले परिणाम, चंद्र से, बुध से, सूर्य से, गुरु से और शनि से होने वाले परिणाम, इनमें से कोई भी ग्रह या ये सारे ग्रह अगर आपके वीक हैं, जो मेन विशेषकर पैसा देने वाले हैं, चंद्र बुध शुक्र सूर्य शनि और गुरु, ये विशेषकर पैसा देने वाले ग्रह हैं। राहु को भी माना जाता है अगर राहु बेटर है तो। अगर ये पैसा देने वाले ग्रह और ग्रहों के पर्वत यदि आपके बिल्कुल दबे हुए हैं, खराब हैं, तो समझिए कि आपके जीवन में दरिद्र योग बन रहा है। ये दरिद्र योग बन रहा है। दरिद्र योग ऐसे बनता है, लेकिन दरिद्रता की निशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई भी इनमें से कोई भी ग्रह यदि संतुष्ट ना हो, कुंडली के अंतर्गत भी और हथेली पर भी कोई भी पर्वत पुष्ट ना हो, तो समझिए कि आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड ये दरिद्र योग हथेली पर बन रहा है, दरिद्र योग बन रहा है। लेकिन घबराइए मत, यदि आपकी हथेली पर कोई इनमें से एक नहीं है या एक ही ग्रह पुष्ट है, सपोज दैट बुध ही अच्छा है बाकी के नहीं है, चंद्र ही अच्छा है बाकी के नहीं है, शुक्र ही अच्छा है बाकी के नहीं है, या दो ही हो, शुक्र या बुध हो, चंद्रमा या गुरु ही अच्छे हो, या दो ही पर्वत इनमें से अच्छे हो, या एक पर्वत शनि अच्छा हो, तो ऐसे स्थिति में आपका दरिद्र योग नहीं होगा, दरिद्र योग भंग हो जाएगा। काफी मेहनत संघर्ष के बाद आप धन को
प्राप्त हो सकते हैं, धन आपको प्राप्त हो सकता है और आपके जीवन में परिणाम, धन से रिलेटेड परिणाम अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो आप धन के रूप में दरिद्र नहीं होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, केवल हम पर्वतों को देख कर ही पूरा रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ये तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, इस तरीके से देखा जाता है। केवल पर्वतों को देख करके हम निर्णय नहीं कर सकते कि ऐसा व्यक्ति दरिद्र ही होगा, क्योंकि दरिद्र के कई निशानियां हैं, मैंने आपको बताया। दरिद्र योग विशेषकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैसे से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड। यदि दरिद्र योग का मतलब है ऐसा व्यक्ति धनहीन हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, मेरे दादाजी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे और वो कहते थे कि कभी भी अपने जीवन में गरीब मत रहो, भले ही गरीबी में पैदा हो, लेकिन अथक इतना प्रयास करो, इतनी मेहनत करो कि अपने बल पर व्यक्ति अपने बल पर अमीर होकर के, ये नहीं तो सामान्य अमीर होकर के अपने जीवन को जियो। लेकिन कभी भी परिश्रम करने से हटो मत और मेहनत करके चाहे कितनी भी करनी पड़े अपने जीवन में धन जरूर कमाओ, क्योंकि धन के बिना व्यक्ति की कोई इज्जत कहीं नहीं है। ये पौराणिक काल से चला आ रहा है। भले ही आज इस समय इस दौर में पैसे की बहुत ज्यादा मारामारी है, लेकिन ये सूत्र बहुत पुराने हैं। तब जब किसी के पास 1 रुपया होता था तो वो व्यक्ति अमीर माना जाता था। ये तब के सूत्र हैं। पर इनमें से मुझे एक ग्रह सबसे बेहतर लगता है, और ये ग्रह तो सबका उच्च होना ही चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्वत यदि जरूरत से ज्यादा ऊंचा और पुष्ट दिखाई दे तो उसका आपको बुरा परिणाम मिलेगा आपकी हथेली पर। जैसे कि शुक्र की बात हम करें तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो धन संपत्ति भी देता है, वैवाहिक जीवन में भी सफलता देता है, करियर में भी लाभ देता है, और आपके जीवन में होने वाले सभी भौतिक संसाधन में सभी चीजों, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी आदि वैवाहिक जीवन में सभी चीजों में बहुत सुंदर परिणाम देता है। एक वैवाहिक व्यक्ति के लिए बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाला शुक्र माना जाता है। इसलिए शुक्र कुंडली के अंतर्गत और हथेली पर शुभ तो होना ही चाहिए, क्योंकि शुक्र यदि अच्छा है तो आपका जीवन भी बहुत लंबा और दीर्घायुवान, वो भी संपत्ति के साथ पे होता है। क्योंकि शुक्र ग्रह का जो सूत्र है वो कहता है मित्रोपचार मनिषम प्रमदा विलासम श्वेतात पत्र निपूजित देश लाभम हत्सत्स्वयान परिपूर्ण मनोरथाशा शौक्री दशा सृजति निश्चल राजलक्ष्मी। शौक्री दशा सृजति निश्चल राजलक्ष्मी, जैसे मैंने आपको बताया था, शुक्र जो है निश्चल राज, अचल संपत्ति का कारक बना देता है। लेकिन मैंने कहा ध्यान दीजिएगा कि केवल हथेली के पर्वत नीचे ऊंचे हैं उनके माध्यम से ही नहीं, बल्कि हस्त रेखाओं को भी देखना चाहिए। तब जाके दोनों चीजों को देख करके परिणाम निकल सकता है कि व्यक्ति दरिद्र योग में है या धनवान योग में है। तो दरिद्र योग कैसे बनता है? दरिद्र योग का सीधा सा योग है कि जब हथेली में पैसे की कमी हो और धन ना हो व्यक्ति के जीवन में, और या भाग्य में धन ना हो, धन के पर्वत, धन के ग्रह ना हो अच्छे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दरिद्र योग, पैसे से रिलेटेड दरिद्र योग बनता है। लेकिन दरिद्र योग और भी कई तरीके से बनते हैं। उन्हीं चीजों को मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूं, एक एक करके। और जान लीजिए, अब हस्त रेखाओं के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति की हथेली में यदि रेखा ना हो, कौन सी? भाग्य रेखा। कि भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा आपको पता है, भाग्य रेखा धन संपत्ति, कार्य कुशलता, करियर और जीवन में होने वाली तरक्कियों का संकेत देती है, बताती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में ये शनि पर्वत तो बहुत दबा हुआ है, सपोज दैट किसी के, अब आप कहेंगे शनि से रिलेटेड फल नहीं मिलेंगे और शनि के कारण दरिद्रता आएगी, तो किसी के हथेली पर यहाँ पर शनि पर्वत है और शनि पर्वत बिल्कुल गहरा है, भाग्य रेखा है और शनि पर्वत दबा हुआ है, तो इसका सीधा सा
प्रमाण मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में बहुत अथक परिश्रम परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है कि यदि परिश्रम करता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत धन से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड बहुत अच्छे शुभ परिणाम ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे। वो सफल होगा, बहुत मेहनत करने के बाद। उसी तरीके से अगर हमने शुक्र की बात भी की कि शुक्र किस प्रकार से बहुत व्यक्ति को धन योग बना देता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि भाग्य रेखा किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा अगर किसी प्रकार से टूटी-फूटी है, इस प्रकार से है, बीच-बीच में से टूटी हुई है या आड़ी-टेढ़ी है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी दरिद्र योग का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ेगा। क्योंकि भाग्य रेखा टूटी हुई है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति बार-बार पैसे से रिलेटेड करियर में बार-बार धोखा खाता रहेगा, परेशान होता रहेगा और ऐसा व्यक्ति बार-बार हर एक चीज़ को स्टार्ट तो नहीं कर सकता, एक बार, 2 बार करेगा, उसके बाद परिश्रम करना छोड़ देगा। इसीलिए इसे दरिद्र योग कहा जाता है। ये पैसे के मामले में, धन के मामले में कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जिस व्यक्ति के ठीक बीचों-बीच, आपको मैंने बताया था हथेली के ठीक बीचों-बीच जो गहरा एरिया होता है हमारी हथेली का, उसे हम राहु का क्षेत्र कहते हैं। तो राहु का क्षेत्र यदि किसी व्यक्ति के बहुत ऊँचा हो, उठा हुआ, बहुत गहरा ना हो बल्कि ऊँचा उठा हुआ सा दिखाई दे किसी का, क्योंकि अब अमूमन लोगों के हाथ होता है उसमें हथेली जो होती है, इसमें अगर हम जल डालेंगे तो ये जल उसमें थोड़ा बहुत टिक जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जल टिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो इसके समान जिस जिस प्रकार से यहाँ ऊँचा है, उसी प्रकार से बीच में भी उनका ऊँचा होता है और ये कहा जाता है दरिद्र योग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जिस प्रकार से जल नहीं टिकता, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन, पैसा भी नहीं टिकेगा। इसीलिए धन से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दरिद्र भी होते हैं और अव्यवस्थित भी होते हैं। अव्यवस्थित रूप से अपने जीवन को जीते हैं। कोई भी टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई संपदा पाने के लिए किसी तरह का कोई परिश्रम नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग परेशान और दरिद्र योग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार ये हथेली जो है इतनी गहरी हो जाती है कि तब भी दरिद्र योग बनेगा। अगर हथेली बहुत ज़्यादा गहरी है, इतनी गहरी है कि देखने से ही लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा गहरी होगी इसकी हथेली, तो ऐसे लोगों के हाथ में भी पैसा आता ही नहीं और टिकता नहीं। ये काफ़ी परिश्रम और परेशानियों में जीवन जीते हैं, इसीलिए पैसे से रिलेटेड और जीवन से रिलेटेड कई तरह के दरिद्र योग इनके जीवन में दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, केवल इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों के जो हाथ होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, हाथ जो होते हैं, कई लोगों के हाथ, उँगलियाँ, हाथ ये इतने टेढ़े और आड़े-टेढ़े होते हैं कि देखने से ही बड़े कुरूप और भद्दे लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी जो है वो पैसों से रिलेटेड और उनकी आदत, असंतुष्टि के कारण वो दरिद्र होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों के हाथों में ज़्यादा गैप दिखाई देते हैं, इन उँगलियों को इकट्ठा करने पर अगर हाथों में बहुत ज़्यादा गैप दिखाई देते हैं, छेद आर-पार दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे को वेस्ट करते हैं और दरिद्र हो जाते हैं। पैसे को बहुत ज़्यादा अनाप-शनाप जगह जुआ, शराब या लॉटरी इत्यादि में बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी धनिक रूप से भी और दिमाग से और कई तरह से असंतु अस्त असंतुष्टि रूप में बहुत ज़्यादा दरिद्र माने जाते हैं। दरिद्रता की मेरे दोस्तों कई निशानियाँ मानी जाती है, लेकिन कई लोगों के हाथ में जो है रेखाएँ जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। ध्यान रखिए, कई लोगों के हाथ में ऐसा होता है, तो ये भी दरिद्र योग के अंतर्गत आता है, लेकिन ये दरिद्र योग ऐसा है कि व्यक्ति परिश्रम से अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल आसानी से कर लेता है, जब उसका समय, आधा समय लाइफ का निकल जाता है। बहुत कम रेखाएँ होती हैं, जैसे कि कई लोगों के हाथ में सिर्फ़ आपको जीवन रेखा दिखाई देगी, दूसरी थोड़ा-सा मस्तिष्क रेखा दिखाई देगी, वो भी टूटी हुई, और फिर हृदय रेखा दिखाई देगी। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये रेखा दिखाई देगी। तो ये रेखाएँ इस प्रकार से यदि रेखाएँ दिखाई दें और बहुत कम रेखाएँ हैं हों,
2-3 रेखाएं ही मुश्किल से, भाग्य रेखा भी कहीं अगर थोड़ी सी दिखाई दे तो ठीक है, अदरवाइज भाग्य रेखा दिखती नहीं है। तो बहुत कम यदि हथेली पर रेखाएं हैं तो ये भी दरिद्र योग के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी धन से रिलेटेड परेशानियां आती हैं, विशेषकर अगर मस्तिष्क रेखा छोटी हो, आयु रेखा और ये रेखा आयु रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में माता पिता का, कुटुंब परिवार का सहयोग ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता और जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। तो इसलिए बिल्कुल कम रेखाएं यदि हथेली पर है तो ऐसे व्यक्ति भी संघर्षशील और अपने जीवन में पैसे से रिलेटेड और अपने जीवन में सुखों से रिलेटेड दरिद्र यानी कि गरीब होते हैं। कई तरह के गरीब मैंने आपको बताए, कई तरह के दरिद्र बताए हैं। तो उसी में से, लेकिन अगर फ्यूचर में, भविष्य में, आधी उम्र के बाद, 25 साल के बाद, 30, 35, 40 के बाद यदि वो अथक प्रयास करता है तो उसकी हथेली पर इस प्रकार से भाग्य रेखा जाते हुए दिखाई देगी। और अगर इन रेखाओं के साथ भाग्य रेखा भी यदि आ गई तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आधी उम्र के बाद या काफ़ी मेहनत करने के बाद अपने जीवन में धन कमा ही लेगा और स्वयं के बल पर धनवान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर धन योग बना, लेकिन उससे पहले गरीबी का योग बना। लेकिन कुछ स्थितियों में लोगों की हथेलियाँ जो होती हैं उनमें जो रेखाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। किस प्रकार से? जैसे ये आपको दिखाई दी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दी, भाग्य रेखा यहाँ टूटी है, यहाँ से यहाँ जुड़ी है, इस प्रकार से चल रही है। या ये भी जीवन रेखा भी कई प्रकार से टूटी फूटी दिखाई दे रही है। रेखाओं का मानो जाल बना पड़ा हो, तो बहुत ज़्यादा जाल यदि रेखाओं में होगा तो ये भी दरिद्र योग की निशानी है। ऐसा व्यक्ति का जीवन भी आसान नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी बहुत ज़्यादा परेशानी भरा और संकटों भरा, बहुत मुश्किलों भरा ऐसे व्यक्ति का जीवन होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये भी अपने आप में एक ऐसा दरिद्र योग है जिस दरिद्र योग के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह का सहयोग समाज से, परिवार से नहीं मिलता है। लेकिन समय के अनुसार यदि यही रेखाएं कम हो जाएं और कुछ ही रेखाएं बचें तो तब उनके जीवन में कुछ ठहराव, सुख, समृद्धि के योग बन सकते हैं। तो ये दरिद्र योग के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर समय चेंज होता है तो सब चीज़ें हट सकती हैं। ध्यान रखिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। कई प्रकार से हमारे योग हथेली पर होते हैं, लेकिन समय अनुसार कभी ये रेखाएं हट जाती हैं और हमारा हाथ और कुंडली या हाथों के ग्रह सामान्य हो जाते हैं। तो बिल्कुल बिना रेखाओं के पर्वतों का आकलन करना या विश्लेषण करना, प्रेडिक्शन करना गलत होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रेडिक्शन करनी है तो हाथों के पर्वतों को भी देखिए, पुष्ट हैं, नहीं पुष्ट हैं, और उसके साथ ही बनने वाली रेखाओं को भी जांचिए। अगर वो रेखाएं अच्छी हैं, अच्छे परिणाम, अच्छे चिन्हों से युक्त है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, और यदि नहीं है तो धनहीन दरिद्र योग में के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आ सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी रेखाएं, दरिद्र योग इस प्रकार से बनते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना। आप भी यदि अपने हस्तरेखा परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ में ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो, पामिस्ट्री, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हम हमेशा आपको देते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो इंटरेस्टेड हों इस मामले में उनको वीडियो शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।